कम्युनिकेशन के 100 MCQ देखते हैं। पहला है कि इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सिग्नल। तो नॉइज़ कहाँ पे अफेक्ट करती है, ये चीज़ देखनी है तो चैनल में। नॉइज़ कभी भी होगी तो चैनल में, मतलब ये ट्रांसमीटर साइड है, ये रिसीवर साइड है, जो बीच में चैनल है, यहाँ तो ब्लॉक्स है बहुत सारे, ठीक है, हार्डवेयर है, यहाँ भी हार्डवेयर है, तो बीच के चैनल में हमारा नॉइज इफेक्ट करेगा। अब सेकंड क्या कह रहा है कि इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो फंडामेंटल एंड सब हार्मोनिक साइन वेव्स, तो ये क्या कह रहा है, फोरियर एनालिसिस शोज दैट अ सॉटूड वेव कंजिस्ट ऑफ, सॉटूड वेव किससे मिलके बनी होती है, तो वो सॉटूड वेव कंजिस्ट ऑफ फंडामेंटल एंड सब हार्मोनिक साइन वेव्स। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। कंजिस्ट ऑफ अ फंडामेंटल साइन वेव एंड एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक, ठीक है, तो फाइनाइट नहीं इन्फिनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होंगे। फंडामेंटल एंड हार्मोनिक साइन वेव्स वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज विद हार्मोनिक नंबर। तो बस ये सिंपल है कि सॉटूथ वेव का फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर एनालिसिस पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल है सम हार्मोनिक साइन वेव्स, तो केवल ये गलत है। थर्ड पे आते हैं, इसमें भी वही फॉल्स स्टेटमेंट, मॉड्यूलेशन इज यूज्ड टू, मॉड्यूलेशन इज यूज्ड टू पूछ रहे हैं, रिड्यूस द बैंडविड्थ यूज। तो मॉड्यूलेशन किस लिए यूज़ किया जाता है, बैंडविड्थ को घटाने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेपरेट डिफरेंट ट्रांसमिशन सही है। इंश्योर दैट इंटेलिजेंस में भी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, या फिर डेटा की बात करें, इंफॉर्मेशन की लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट। और प्रैक्टिकल एंटीना, मतलब एंटीना की हाइट को घटाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये सारे सही हैं, बैंडविड्थ से कोई मतलब नहीं मॉड्यूलेशन का। फोर्थ पे आते हैं, इसमें भी वही फॉल्स स्टेटमेंट की बात कर रहा है, फ्रॉम द ट्रांसमीटर द सिग्नल डिटोरेशन बिकॉज ऑफ नॉइज इज यूजली। तो सिग्नल ट्रांसमीटर की साइड से जो सिग्नल निकलता है तो उसका डिटोरेशन मतलब वो घटता है समय के संग, डिस्टेंस के संग, किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ नॉइज इज यूजली, क्यों होता है, नॉइज की वजह से होता है, ये बता दिया, क्योंकि नॉइज इज यूजली प्रेडिक्टेबल इन नेचर। नॉइज़ को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब इतनी डिस्टेंस पे इतना बीच पे उसको नॉइज़ मिलेगा और हमारा सिग्नल इतना अटीन्यूएट कर जाएगा। फिफ्थ पे आते हैं, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि सही कौन सा है, मोस्ट रिसीवर्स कन्फर्म्स टू द। तो ज़्यादातर जो रिसीवर्स होते हैं उनके ब्लॉक डायग्राम में हमें सुपर हेटेरोडाइन ग्रुप मिलता ही मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट भी है। 11th पे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नॉइज बिकम्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड हाई फ्रिक्वेंसी। तो कह रहा है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे कौन सी नॉइज बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस की हो जाती है या फिर हाई फ्रिक्वेंसी पे एग्जिस्ट करती है, तो हमारा ट्रांजिट टाइम नॉइज। तो ये याद रखेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब ट्रांजिट टाइम नॉइज। 6 पे आते हैं, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, द नीड फॉर मॉड्यूलेशन कैन बेस्ट बी एग्जाम्पलीफाइड बाय द फॉलोइंग। किस से हम कह सकते हैं, तो एंटीना लेंथ विल बी अप्रॉक्सीमेटली λ/4 लॉन्ग। तो ये हमारा गलत है। एन एंटीना इज स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट AM बैंड इज 16,000 फीट। तो एक एंटीना को अगर हमें बनाना है किसके लिए, स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट AM बैंड के लिए, तो उसकी हाइट 16,000 फीट होनी चाहिए, सही है। ऑल साउंड इज कंसनट्रेटेड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, ये रेंज तो पता ही है। और अ मैसेज इज कंपोज ऑफ अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन बोथ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, वो ये λ/4 वाला एंटीना वाला गलत है। फिर आते हैं 12th पे, 12th भी वही कह रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। 12th भी सेम चीज़ कह रहा है, तो HF मिक्सर्स आर जनरली नॉइजर देन HF एम्पलीफायर। तो मिक्सर ज़्यादा नॉइजी होते हैं, एम्पलीफायर से, ये सही है। इम्पल्स नॉइज वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैंडविड्थ। इम्पल्स नॉइज का जो वोल्टेज है वो बैंडविड्थ से इंडिपेंडेंट होता है, तो ये गलत है, मतलब बैंडविड्थ से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है, डिपेंडेंट होगा, ये चीज़ है। थर्मल नॉइज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी एट विच इट इज़ मेजर्ड, तो ये सही है। इंडस्ट्रियल नॉइज इज यूजली ऑफ इम्पल्स टाइप, तो ये भी सही है। उसके आगे आते हैं, इंडिकेट द टू स्टेटमेंट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग स्टार्टेड एज अर्ली एज। तो ये जो भेजने और रिसीव करने का प्रोसेस था, मतलब कम्युनिकेशन का था, कितना अर्ली, तो इन द 1840s में ये स्टार्ट हो गया था, काफ़ी अर्ली, 1840s। आते 13 में, द वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर क्रिएटिंग थर्मल नॉइज इज डबल्ड। तो रजिस्टर की वैल्यू को डबल कर दिया। नॉइज पावर जनरेटर इज अनचेंज, ठीक है। तो इससे क्या पता चला है कि नॉइज पावर जनरेटर, ये नॉइज की जो पावर है तो वो वैल्यू ऑफ रजिस्टर पे डिपेंड नहीं कर रही है। और आगे आते हैं 8th पे, विच ऑफ द स्टेप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ रिसेप्शन। तो रिसेप्शन में कौन सा स्टेप हमारा इंक्लूड नहीं है, तो इजी न्यूमेरिकल है, MCQ है। डिकोडिंग होगा, रिसेप्शन मतलब ये ट्रांसमीटर वाली साइड, ये रिसीवर वाली साइड, रिसेप्शन हमारा यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे हर चीज़ डी वाली होती है, डीमॉड्यूलेशन, डिकोडिंग, इस तरीके से। तो डिकोडिंग तो ऐसा है कि ये यूज़ होता ही है रिसेप्शन में।
स्टोरेज तो हर जगह यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, इंटरप्रिटेशन यहाँ भी है यहाँ भी, इनकोडिंग डिकोडिंग का अलग है बिल्कुल। तो इनकोडिंग हम कहाँ करेंगे, ट्रांसमीटर वाली साइड पे, ना कि रिसीवर वाली साइड पे। तो इनकोडिंग सही आंसर है इसका, क्या था, नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस। 14 पे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजफुल क्वांटिटी फॉर कंपेयरिंग द नॉइज परफॉर्मेंस ऑफ द रिसीवर। कौन सी क्वांटिटी यूजफुल नहीं है किसकी, रिसीवर की नॉइज परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। तो इनपुट नॉइज वोल्टेज की अगर बात करें तो इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है। काम किस किस का, इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस का है, नॉइज टेम्परेचर, नॉइज फिगर। नॉइज टेम्परेचर नॉइज फिगर तो का तो काम है, होगा ही होगा, और इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस का भी होगा, वोल्टेज का नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 इंडिकेट द नॉइज बोथ सोर्स इज इन अ कैटेगरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर 3। तो मतलब क्या है, ऑड वन आउट टाइप का है, कि कौन सा ऑड वन आउट टाइप का है। तो यहाँ पे हमारा सोलर नॉइज, कॉस्मिक नॉइज और गैलेक्टिक नॉइज, ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों स्पेस नॉइज है। ओके, और एटमॉस्फेरिक नॉइज मतलब वो हमारा अर्थ के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर की है, ये हमारा ऑड वन आउट होगा, इन तीनों से अलग है। तो सोलर, कॉस्मिक और गैलेक्टिक, ये दोनों बाहर स्पेस की नॉइज है तीनों। आगे आते हैं। 9th, द अकाउस्टिक चैनल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अकाउस्टिक चैनल की बात कर रहा है, किसकी, अकाउस्टिक चैनल की। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है इसको, पर्सन टू पर्सन वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, अकाउस्टिक मतलब पर्सन टू पर्सन वॉइस कम्युनिकेशन। 10th पे आते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या सिंपल मॉड्यूलेशन किस चीज़ का प्रोसेस है, तो किसी लो फ्रिक्वेंसी को किसी हाई फ्रिक्वेंसी पर सुपर इम्पोज करना, ठीक है, बिठा देना। मतलब एक बाइक है, उस बाइक पे हमने एक इंसान को बिठा दिया। अब इंसान की स्पीड तो बहुत स्लो है और बाइक की स्पीड बहुत तेज़ है, तो हमने जो स्लो स्पीड वाला चीज़ थी, मतलब लो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल था, उसको हाई फ्रिक्वेंसी मतलब हाई स्पीड वाले चीज़ पे बिठा के उसको भेज दिया। तो ये भी एक तरीके का मॉड्यूलेशन ही हो रहा है जब कोई इंसान ऐसे बाइक पे बैठ के जाता है। तो ये हो गया। 16 पे आते हैं, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट। फिर से फॉल्स आ गया, कौन सा फॉल्स है, द स्क्वायर ऑफ द थर्मल नॉइज वोल्टेज जनरेटेड बाई रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये मैंने लिखा TN, मतलब थर्मल नॉइज का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है, के लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके प्रोपोर्शनल है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर इसके पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, थर्मल नॉइज का स्क्वायर। 17 पे आते हैं, विच ऑफ द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज आर मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज है सबसे मुश्किल है उसको ट्रीट करना, या मतलब उससे निजात पाना, हिंदी में बोले तो। नॉइज जनरेटेड इन द रिसीवर, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन सी नॉइज देती है, जो रिसीवर साइड में जनरेट होती है, वो नॉइज सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। 23 पे आते हैं, इन अ लो लेवल AM सिस्टम एम्पलीफायर्स फॉलोइंग द मॉड्यूलेटेड स्टेज मस्ट बी। किसकी बात कर रहे हैं, लो लेवल AM सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं फॉलोइंग द मॉड्यूलेटेड स्टेट मस्ट बी, कैसा होना चाहिए, एम्पलीफायर कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए लीनियर डिवाइस। तो नेक्स्ट चलते हैं 18 पे, स्पेस नॉइज। किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस नॉइज की। जनरली कवर्स अ वाइड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बट द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरफेरेंस अकर्स इन। सबसे ज़्यादा स्पेस नॉइज के लिए इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो 20 से 120 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड के बीच में होता है, तो ये याद रखेंगे। 20 से 120 मेगाहर्ट्ज़, मतलब 20 भी मेगाहर्ट्ज़ ही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है किसके लिए, स्पेस नॉइज के लिए। 24 पे आते हैं, इफ़ द कैरियर ऑफ अ 100% मॉड्यूलेटेड AM वेव इज सप्रेस्ड। अगर कैरियर को सप्रेस करते, द परसेंटेज पावर सेविंग विल बी। कितनी पावर सेव हो जाएगी, तो 66.66% पावर हमारा सेव हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हमारा जो PC था वो कितनी पावर ले रहा था, वो 66.66% पावर ले रहा था। बाकी जो साइड बैंड्स थे वो हमारे केवल 33.33% में ही थे। अगर हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया तो इतनी पावर हमारा बच जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2/3 हमारा पावर ले रहा था, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं 19 पे, व्हेन डीलिंग विद द रैंडम नॉइज कैलकुलेशंस। तो जब हम किसी रैंडम नॉइज कैलकुलेशन से डील करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रैंडम नॉइज, तो कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन किस पे डिपेंड करता है, तो इंपॉर्टेंट है RMS वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना, हर चीज़ की पहले RMS वैल्यू को निकालेंगे। 24 हो गया। 25, लीक टाइप बायस इज यूज इन अ प्लेट मॉड्यूलेटेड क्लास C एम्पलीफायर 2। तो ये पहले बता रहे हैं कि एक तरीके का बायस है, कैसा बायस, लीक टाइप बायस है। किसके अंदर यूज़ करते हैं, क्लास C एम्पलीफायर के अंदर यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं, टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रिड करंट। तो एक्सेसिव ग्रिड करंट को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये लिखा है, ठीक है।
20 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल मेजरमेंट फॉर कंपेयरिंग एम्पलीफाइड नॉइज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा पैरामीटर बोलेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे किसके लिए, कंपेयरिंग एम्पलीफायर नॉइज कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल हमारा नॉइज फैक्टर होता है, तो NF। एम्पलीफायर नॉइज कैरेक्टरिस्टिक को अगर कंपेयर करना है तो नॉइज फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पता होना। 26 पे आते हैं, द आउटपुट स्टेज ऑफ अ टेलीविजन ट्रांसमीटर इज। तो टेलीविजन का ट्रांसमीटर वाली साइड का आउटपुट स्टेज में क्या लगा होता है, तो ग्रिड मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर लगा होता है, तो ये याद रखेंगे, ग्रिड मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर। फिर आते हैं 21 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है, तो नॉइज इज मिक्सर्स, नॉइज इन मिक्सर्स होगा मेरे हिसाब से, नॉइज इन मिक्सर्स इज कॉज्ड बाय एन इनएडिक्वेट इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन। तो इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन की वजह से मिक्सर के अंदर नॉइज आ जाता है, हिंदी में बोले तो ये हमारा सही है, बाकी गलत है। फ्लिकर इज समटाइम्स कॉल्ड डिमोडुलेशन नॉइज, नहीं। नॉइज इन मिक्सर्स इज कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन। 27 पे आते हैं, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन AM वेव इज चेंज फ्रॉम 0 to 1, मतलब M जो है हमारा, M बोलो कैपिटल M या स्मॉल m, उसको 0 से 1 कर दिया। द ट्रांसमिटेड पावर इज, तो कितनी हमारी पावर बढ़ जाएगी, तो 50% से पावर हमारी बढ़ जाएगी, तो ये फैक्ट मतलब ये डायरेक्ट ऐसा आ जाता है, MCQ इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 22 पे आते हैं, इफ द प्लेट सप्लाई वोल्टेज ऑफ अ प्लेट मॉड्यूलेटरी क्लास सी एम्पलीफायर इज V, वोल्टेज बता रहा है कि क्लास सी एम्पलीफायर की प्लेट पे, प्लेट सप्लाई वोल्टेज, द मैक्सिमम प्लेट कैथोड वोल्टेज कुड बी ऑलमोस्ट एज हाई एज, कितना जब सबसे ज़्यादा हो सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है प्लेट कैथोड वोल्टेज, तो हमारा 4 वोल्ट हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो ये याद रखें, ये मतलब नॉर्मली आता नहीं है। फिर आता है, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बेस मॉड्यूलेशन ओवर कलेक्टर मॉड्यूलेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर क्लास सी एम्पलीफायर इज। तो बेस मॉड्यूलेशन का कोई एक एडवांटेज की बात करें कि क्या एक एडवांटेज हो सकता है, तो लोअर मॉड्यूलेटिंग पावर रिक्वायर्ड होती है बेस मॉड्यूलेशन में, ये याद रखेंगे, ठीक है, लो पावर होता है, रिलेट करता है बेस मॉड्यूलेशन से इन कंपेरिजन टू कलेक्टर मॉड्यूलेशन। 29 पे आते हैं, अ कैरियर इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय 2 साइन वेव्स विद मॉड्यूलेशन इंडिसेस रूट 0.3 एंड 0.4, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो MCQ आ जाता है, कभी भी एक से ज़्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिए तो क्या करना है, रूट लेना है और दोनों के स्क्वायर का सम कर देना है, 0.4 का स्क्वायर, तो इसका जब निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.5। अच्छा ये आ भी चुका है MCQ। 30 पे आते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग। तो AM को ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो वो हमारा क्वेश्चन है कि यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं। तो इट्स यूज अवॉइड रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी, रिसीवर साइड में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा वो होगा। AM जो वेव है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, पावर ज़्यादा लेता है, लेकिन क्या है कि जब रिसीवर साइड में रिसीव करते हैं तो रिसीवर ब्लॉक जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें ही चाहिए, कुछ 2-3 हार्डवेयर चाहिए। अगर हम FM को रिसीव कर रहे हैं, उसको डीमॉड्यूलेट करना है या और किसी वेव को, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर चाहिए। तो AM का केवल एक ही फ़ायदा है, केवल और केवल एक फ़ायदा है कि वो रिसीवर की कॉम्प्लेक्सिटी को घटा देता है। 34 पे आते हैं, इंडिकेट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ द फेस कैंसिलेशन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग SSB ओवर फिल्टर मेथड इज फॉल्स। तो कौन सा इसमें से फॉल्स है एडवांटेज, थोड़ा सा ट्रिकी बन रहा है कि कौन सा एडवांटेज जो है इसमें से फॉल्स है, मतलब एडवांटेज नहीं है, असल में वो क्या है, वो डिसएडवांटेज है। किसका, फेज कैंसिलेशन मेथड का ओवर फिल्टर मेथड। तो फेज कैंसिलेशन मेथड का कौन सा इसमें से डिसएडवांटेज है, हमको ये बताना है। देर आर मोर बैलेंस मॉड्यूलेटर्स देयरफॉर द कैरियर इज सप्रेस्ड बेटर, ये गलत है, ये एडवांटेज नहीं होता है। तो बस ये याद रखना है कि ज़्यादा बैलेंस मॉड्यूलेटर होने से कैरियर सप्रेस बेटर होता है, ऐसा नहीं होता है। किसमें, फेज कैंसिलेशन मेथड में, जब हम SSB को ऑब्टेन कर रहे हैं तो, और ये क्या क्या है, ये सारे सही हैं। स्विचिंग फ्रॉम द वन सेगमेंट टू अदर इज सिंपलर, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट SSB एट एनी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद SSB विद लोअर ऑडियो फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट कैन बी जनरेटेड, ये भी सही है। तो 30 हो गया। 35 पे आते, द मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर्स इन SSB जनरेशन आर। तो SSB जनरेशन में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले फिल्टर हमारे कौन से हैं, तो SSB में मैकेनिकल फिल्टर्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है शॉर्ट में। 36 पे आते हैं, इन एन SSB ट्रांसमीटर वन इज मोस्ट लाइकली टू फाइंड SSB ट्रांसमीटर के अंदर किसी इंसान को क्या मतलब ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, तो क्लास B का RF एम्पलीफायर जो है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा एक SSB ट्रांसमीटर के अंदर।
31 पे आते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलेटिंग पावर टू टोटल पावर एट 100% मॉड्यूलेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हम अगर बात करें मॉड्यूलेटिंग पावर का और टोटल पावर का, तो अगर 100% मॉड्यूलेशन है, एम की वैल्यू 1 है, तो उस पर क्या वैल्यू होगी, क्या रेशियो होगा, तो 1:3 होगा। ये क्या है मॉड्यूलेटिंग वाला, और ये क्या है पावर पीटी टोटल वाला, 1:3, तो इसको याद कर लेना है। 37 पे आते हैं, इंडिकेट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन साइड बैंड इज ट्रांसमिटेड। तो ओनली वन साइड बैंड इज ट्रांसमिटेड, तो केवल सिंगल साइड बैंड, तो H3E। अच्छा, ये हमारे नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं, पर कम्युनिकेशन के अंदर इस शॉर्ट फॉर्म के नामों से भी जाना जाता है अलग अलग मेथड्स को। H3E में केवल सिंगल साइड बैंड हम ट्रांसमिट करते हैं। फिर आ गया कि इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ SSB ओवर डबल साइड बैंड फुल कैरियर AM। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कौन सा, ट्रांसमीटर सर्किट मस्ट बी मोर स्टेबल गिविंग बेटर रिसेप्शन। तो पहली बात तो ट्रांसमीटर सर्किट्स रिसेप्शन नहीं देंगे पहली बात, तो इसीलिए ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो आ गए 38 पे, वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, टू रिमूव द अनवांटेड साइड बैंड इन SSB, दिस इज द। तो 3 को हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने ये सीखा कि 3 मेथड जो है उनको यूज़ कर सकते हैं, तो फिल्टर मेथड, फेज शिफ्ट मेथड और थर्ड मेथड। बैलेंस मॉड्यूलेटर हमारा पीछे AM में काम करता था, तो कांट बी यूज टू रिमूव द अनवांटेड साइड बैंड इन SSB से साइड बैंड को हटाने के लिए हम बैलेंस मॉड्यूलेटर को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आते हैं 33 पे, व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन AM वेव इज डबल्ड। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, 2 टाइम, ये M डैश मान लो 2 टाइम कर दे रहे हैं। द एंटीना करंट इज ऑल्सो डबल द AM सिस्टम बीइंग यूज इज। तो एंटीना करंट भी हमारी डबल हो गई, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स डबल हुआ तो एंटीना करंट भी। तो हमारा कौन सा सिस्टम है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, जिसको हम बोलेंगे J3E। बस ये मगअप कर लेने वाली बात है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में अगर इस तरीके का MCQ आएगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डबल किया और करंट भी डबल हो गई, तो हमारा सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर है। R3E मॉड्यूलेशन, ये हमने देखा था सिंगल साइड बैंड वाला S3E, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर J3E। R3E क्या है, समटाइम यूज टू सिंप्लीफाई द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन रिसेप्शन, इसलिए यूज करते हैं। फोर्टी पे आते हैं, टू प्रोवाइड 2 और मोर वॉइस सर्किट्स विद द सेम कैरियर, मतलब एक ही कैरियर में 2 या 2 से ज़्यादा, हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉइस सर्किट्स की बात कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ ISB को यूज़ हमें करना पड़ेगा, ISB को यूज़ करना पड़ेगा। इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट, तो इक्वलाइजेशन इज अननेसेसरी। तो रिगार्डिंग द आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेशन सिस्टम, तो आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेशन सिस्टम के अंदर क्या है कि इक्वलाइजेशन अननेसेसरी है, तो ये गलत है, नेसेसरी होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेशन सिस्टम के अंदर इक्वलाइजेशन नेसेसरी होता है। द सिस्टम इज बेसिकली फेज नॉट फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो ये याद रखेंगे। उसके आगे AFC इज नॉट नीडेड एज क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्या यूज़ करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज़ करते हैं। और फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी यूज, तो फ्रिक्वेंसी क्या है, मल्टीप्लिकेशन को हम यूज़ करना पड़ता है इसके अंदर। फिर आ गया VSB, वेस्टिजियल 41, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, C3F बोलते हैं उसको, VSB को क्या बोलते हैं, C3F इज यूज नॉर्मली फॉर TV ब्रॉडकास्टिंग। तो ये याद रखेंगे हमेशा कि TV ब्रॉडकास्टिंग में हम VSB को यूज़ करते हैं, या फिर वीडियो वाले उसमें हम VSB को यूज़ करते हैं, V से वीडियो, V से VSB। 46 पे आते हैं, फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर की अगर बात कर रहे हैं तो हमारा MF की वैल्यू को वो 3 गुना कर देगा, जैसा उसका नाम वैसा काम, 3MF कर देगा, तो बस ये याद रखेंगे। फिर आते हैं, इन द स्टेबलाइज रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर AFC सिस्टम द डिस्क्रिमिनेटर फ्रिक्वेंसी मस्ट नॉट बी टू लो और द सिस्टम विल फेल। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि इस स्टेबलाइज रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर AFC सिस्टम में, किसके अंदर, AFC सिस्टम में हमारा जो डिस्क्रिमिनेटर फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, वरना सिस्टम हमारा फेल कर जाएगा। 47 पे, एंड FM सिग्नल की बात कर रहे हैं, विद अ डेविएशन हमारा डेल इज पास थ्रू अ मिक्सर एंड हैज़ इट्स फ्रिक्वेंसी रिड्यूस 5 फोल्ड, उसकी 5 फोल्ड उसकी फ्रिक्वेंसी घट गई। द डेविएशन इन द आउटपुट ऑफ द मिक्सर जो होगा वो सेम होगा, ये याद रखेंगे। आउटपुट ऑफ द मिक्सर में हमारा डेविएशन सेम होगा, भले ही फ्रिक्वेंसी हमारी 5 फोल्ड घटी थी, उससे मतलब नहीं है। राते 43 पे, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ अ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी साइड बैंड डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो किसी भी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव FM वेव में के स्पेक्ट्रम में, ठीक है, स्पेक्ट्रम में FM वेव के
जो एम्पलीट्यूड है साइड बैंड का किस पे डिपेंड करेगा, मॉड्यूलेशन एमएफ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। फिर आते हैं 48 पे, प्री एम्फेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। प्री एम्फेसिस सर्किट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा नॉइज इम्यूनिटी बाई एम्पलीफाइंग हायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एम्फेसिस वाली चीज़ें होती हैं, प्री एम्फेसिस, डी एम्फेसिस, ये क्या करता है, हायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, या तो उनको एम्पलीफाई करेगा या उनको अटीन्यूएट कर देगा। तो प्री एम्फेसिस क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, हायर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करके, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 44 पे, द डिफरेंस बिटवीन फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बीच का मेन डिफरेंस क्या है, तो ऊपर चलते हैं। लाइज इन, किसके बीच की बात कर रहे हैं हम, फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, एफएम और पीएम। लाइज इन द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो दोनों के लिए क्या है कि बाकी चीज़ें लगभग सेम है, लेकिन मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं 49 पे, सिंस नॉइज फेज मॉनिटर्स द एफएम वेव as the noise sideband frequency approaches the carrier frequency, the noise amplitude is decrease। तो noise sideband frequency जैसे जैसे carrier frequency की तरफ बढ़ती है, तो हमारा noise का amplitude जो होता है वो हमारा क्या होता है, घट जाता है। तो इसको याद कर लेंगे। noise sideband frequency approaches carrier frequency, ठीक है, sideband पहुंचती है carrier पे, तो हमारा noise amplitude घट जाता है। फिर आते हैं 50 पे, when the modulating frequency is doubled, modulating frequency जो है हमारा एम बोल सकते हैं, तो वो डबल हो गई, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो हमारा एम एफ है वो हमारा हाफ हो गया, एंड द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, द मॉड्यूलेशन सिस्टम इज, ये हमारा दुगना हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया, ये हमारा 1/2 हो गया। तो जो हमारा वोल्टेज था वो सेम का सेम है। ऐसा किस सिस्टम के अंदर होता है, ये पूछा जा रहा है हमसे, तो ऐसा हमारा एफ के अंदर होता है, तो ये याद रख लेंगे। वन पे आते हैं, इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो लोअर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, तो ये गलत है, मतलब ये एडवांटेज नहीं है। एफएम में हमेशा हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, एफएम और पीएम में, तो ये याद रखेंगे। और 56, इन अ रेडियो रिसीवर विद सिंपल एजीसी एंड इंक्रीज इन सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोड्यूसेस मोर एजीसी। तो बस इतना याद रखेंगे, सिंपल एजीसी के अंदर, एजीसी के अंदर अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा हमारा एजीसी प्रोड्यूस हो रहा है। 52 पे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग एफएम। तो कौन सी हमारा इनडायरेक्ट वे है एफएम को जनरेट करने के लिए, तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो मॉड्यूलेटर होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड होता है, वो हमारा इनडायरेक्ट वे है एफएम को जनरेट करने के लिए, ठीक है। 57 पे आते हैं, इन अ ब्रॉडकास्ट सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की अगर बात करें, मिक्सर इनपुट मस्ट बी ट्यून टू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। जो मिक्सर का इनपुट है उसका ट्यून करना पड़ता है, किसके संग, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के संग ट्यून करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है सुपर हेटेरोडाइन सिस्टम के रिसीवर के अंदर। आते हैं हम 53 पे, इन एन एफएम स्टीरियो मल्टीप्लेक्स ट्रांसमिशन द सम, तो क्या होता है, ठीक है, एफएम स्टीरियो मल्टीप्लेक्स ट्रांसमिशन के अंदर डिफरेंट सिग्नल मॉड्यूलेट्स द 30 किलोहर्ट्ज सब कैरियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो डिफरेंट सिस्टम होता है वो मॉड्यूलेट करता है किसको, 38 किलोहर्ट्ज के कैरियर को, सब कैरियर को। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, एफएम स्टीरियो मल्टीप्लेक्स ट्रांसमिशन, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो डिफरेंट सिग्नल मॉड्यूलेशन 38 किलोहर्ट्ज सब कैरियर। फिर नेक्स्ट आते हैं 58 पे, टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ द आईएफ एम्पलीफायर इन अ रिसीवर वन शुड यूज। तो ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करना पड़ता है, वेरिएबल सेंसिटिविटी को यूज करना पड़ता है, टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फेज डिस्क्रिमिनेटर ओवर स्लोप डिटेक्टर इज फॉल्स। तो फेज डिस्क्रिमिनेटर का कौन सा एडवांटेज नहीं है, मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है, मच ईजियर अलाइनमेंट एडवांटेज है, बेटर लीनियरिटी एडवांटेज है, फ्यूअर हमारा ट्यून सर्किट एडवांटेज है, ग्रेटर लिमिटिंग जो है ये हमारा एक एडवांटेज नहीं है फेज डिस्क्रिमिनेटर का, ये याद रखेंगे। 59 पे आते हैं, अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर विद एन IF of 450 किलोहर्ट्ज इज ट्यून टू अ सिग्नल ऑफ 1200 किलोहर्ट्ज। द इमेज फ्रीक्वेंसीज, तो इमेज फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारा क्या होती है, 1200 जो हमारा ये है सिग्नल, और जो हमारा IF की वैल्यू थी उसका दुगना उसमें ऐड कर देंगे, तो 1200 + 2 × 450,
मतलब 2100 किलोहर्ट्ज़ हमारा इसका आंसर होगा। इस पर काफ़ी सारे एमसीक्यू न्यूमेरिकल आ चुके हैं, उसको हम अलग से भी कर लेंगे। ना रेशियो डिटेक्टर की अगर बात करें, द लीनियरिटी इज वर्स देन इन फेज डिस्क्रिमिनेटर। तो इसके अंदर जो लीनियरिटी है वो ज़्यादा हमारी वर्स होती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर लीनियरिटी है जो ज़्यादा वर्स होती है हमारी। 55 का सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एम्पलीट्यूड लिमिटर इज अनट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा एम्पलीट्यूड लिमिटर के बारे में अनट्रू है, मतलब फॉल्स है। द सर्किट इज ऑलवेज बायस इन क्लास सी बाय वर्च्यू ऑफ लीक टाइप बेसिस। तो ये हमारा गलत है, एम्पलीट्यूड लिमिटर में ये चीज़ नहीं होती, तो ये तो मगअप करने वाली चीज़ है। रेशियो डिटेक्टर के अंदर लीनियरिटी जो हमारी होती है वो वर्स होती है फेज डिस्क्रिमिनेटर से, ये याद रखेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट, द टिपिकल स्क्वेल्च सर्किट। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा सर्किट? स्क्वेल्च सर्किट कट्स ऑफ एन ऑडियो एम्पलीफायर व्हेन द कैरियर इज एब्सेंट। जब कैरियर नहीं होता है तो स्क्वेल्च सर्किट क्या करता है? ऑडियो एम्पलीफायर को कट कर देता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद 62, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द कम्युनिकेशन रिसीवर। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमको बता रहे हैं कौन सा है, मतलब ये 3 सही है। कम्युनिकेशन रिसीवर से द नॉइज लिमिटर कट्स ऑफ द रिसीवर्स आउटपुट ड्यूरिंग अ नॉइज पल्स। नॉइज लिमिटर का काम ही क्या, उसके नाम से पता चल रहा है। नॉइज अगर पल्स आए तो वो कुछ ना कुछ मतलब लिमिट कर दे उसको या कट कर दे रिसीवर के आउटपुट को। प्रोडक्ट डीमोडुलेटर कुड बी यूज फॉर द रिसेप्शन ऑफ मॉर्स कोड, ठीक है। डबल कन्वर्जन इज यूज टू इम्प्रूव इमेज रिजेक्शन। इमेज रिजेक्शन को हटाने के लिए हम डबल कन्वर्जन यूज करते हैं, ये भी ठीक है। फॉल्स कौन सा है? वेरिएबल सेंसिटिविटी इज यूज टू एलिमिनेट सिलेक्टिव फीडिंग, ये हमारा फॉल्स है, ये याद रखेंगे। वेरिएबल सेंसिटिविटी को हम यूज नहीं करते हैं सिलेक्टिव फीडिंग को हटाने के लिए। 67 पे आते हैं, उसमें भी फॉल्स ही पूछा है हमसे। तो द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर रिप्लेस द टीआरएफ रिसीवर बिकॉज द लेटर सफर फ्रॉम। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि टीआरएफ रिसीवर सफ़र करता है फ्रॉम इनसफिशिएंट गेन एंड सेंसिटिविटी, तो ये गलत है। टीआरएफ रिसीवर सफ़र करता है इनस्टेबिलिटी से, ठीक है, बाकी सही है ए सी डी। इनसफिशिएंट गेन और सेंसिटिविटी होती है टीआरएफ के अंदर, ये सही नहीं है। इमेज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर आईएफ इज नॉट रिजेक्टेड बाय द आईएफ ट्यून सर्किट। तो ये याद रखेंगे कि जो इमेज फ्रीक्वेंसी होती है वो रिजेक्ट नहीं होती है आईएफ ट्यून सर्किट से सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के अंदर। द 63 का द कंट्रोल्ड ऑसिलेटर सिंथेसाइजर इज समटाइम्स प्रेफर्ड। तो किसकी बात कर रहे हैं? कंट्रोल्ड ऑसिलेटर सिंथेसाइजर ओवर द डायरेक्ट वन बिकॉज इट इज रिलेटिवली फ्री ऑफ स्पीरियस फ्रीक्वेंसी। मतलब नॉइज और स्पीरियस सिग्नल जो होते हैं वो इसमें कम होते हैं। उसका नाम है कंट्रोल्ड ऑसिलेटर सिंथेसाइजर। और जो सिंपल हमारा डायरेक्ट वाला है तो उसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा फ्री होता है स्पीरियस फ्रीक्वेंसीज से। 69 पे आते हैं, वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द आरएफ एम्पलीफायर इन अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की काफ़ी सारे आ रहे हैं लॉट के एग्जांपल। ऊपर आईएफ इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करिए, आरएफ एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। उसका क्या फंक्शन होता है मेन? टू इम्प्रूव द रिजेक्शन ऑफ द इमेज फ्रीक्वेंसी। तो इमेज फ्रीक्वेंसी का जो रिजेक्शन है उसको और ज़्यादा बेटर कर देना है, ये काम होता है आरएफ एम्पलीफायर का, ठीक है, इम्प्रूव द रिजेक्शन। फिर आते हैं 70 पे, अ रिसीवर हैज़ पुअर आईएफ सिलेक्टिविटी इट विल देयरफॉर आल्सो हैव पुअर। तो अगर किसी के अंदर पुअर आईएफ सिलेक्टिविटी है तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर पुअर ब्लॉकिंग भी होगी, ठीक है, आल्सो हैव पुअर ब्लॉकिंग। फिर आते हैं 71 पे, 3 पॉइंट ट्रैकिंग इज अचीव विद। तो 3 पॉइंट ट्रैकिंग की अगर बात करें तो पैडर कैपेसिटर की मदद से हम इसको अचीव करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है, शॉर्ट एमसीक्यू है तो इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट ट्रैकिंग और द पैडर कैपेसिटर। 64 पे आते हैं, द फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय ईच डिकेड इन अ डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर इज मच हायर देन द फ्रीक्वेंसी सोन, दिस इज डन टू। तो जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है हर डिकेड के अंदर वो ज़्यादा होती है। किस वजह से होती है? दिस इज डन टू रिड्यूस द स्पूरियस फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। तो स्पूरियस फ्रीक्वेंसी की जो प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए या कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के अंदर, उसको ज़्यादा हम रखते हैं, मच हायर रखते हैं। ये तो कर ही लिया था। 371 3 पॉइंट ट्रैकिंग इज अचीव विद द पैडर कैपेसिटर। 65 पे आते हैं, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कुड नॉट डीमोडुलेट एसएसबी। तो एसएसबी को सिंगल साइड बैंड को डीमोडुलेट करने के लिए हम किसको यूज़ नहीं कर सकते हैं? ये पूछ रहा, हम नहीं कर सकते। तो किसको यूज़ नहीं कर सकते हैं? फेज डिस्क्रिमिनेटर को हम यूज़ नहीं कर सकते। बैलेंस मॉड्यूलेटर, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर और बीएफओ इनको यूज़ कर सकते हैं।
IFA FET 66 का इन IFA FET is used as the first AF amplifier in a transistor receiver. This will have the effect of, तो अगर किसी FET को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम पहला फर्स्ट AF एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर रिसीवर के अंदर, तो इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव पीक क्लिपिंग। तो FET जो है वो क्या कर देगा, नेगेटिव पीक क्लिपिंग के FET, ठीक है, रिड्यूस कर देगा इफेक्ट ऑफ नेगेटिव पीक क्लिपिंग। ये याद रखेंगे, FET रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव पीक क्लिपिंग। फिर आते हैं 72 पे, द लोकल ऑसिलेटर LO ऑफ अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर इज ट्यून टू अ फ्रीक्वेंसी हायर देन द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो F इनकमिंग बोला जाएगा उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से हम ट्यून करते हैं लोकल ऑसिलेटर को। ऐसा क्यों, टू अलाउ एडुकेट फ्रीक्वेंसी कवरेज विदाउट स्विचिंग, मतलब हमें बिना स्विचिंग करे ही काफ़ी ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी का बैंड है उसको कवर करने का हमें मौका मिल जाए। इस वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है LO की, वो हमारी इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है, उसको ज़्यादा पे हम ट्यून करते हैं। 73, इफ द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो लोकल ऑसिलेटर नीड नॉट, ठीक है, तो ये गलत है, नीड भी एक्सट्रीमली स्टेबल। अगर हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है तो हमारा लोकल ऑसिलेटर उतना ही फिर ज़्यादा स्टेबल भी होना चाहिए। 78 पे आते हैं, एन AM रिसीवर यूजेस अ डायोड डिटेक्टर। अब बात कर रहे हैं डायोड डिटेक्टर की। फॉर डिमोलिशन दिस इनेबल्स इज सेटिस्फैक्टरीली टू रिसीव, तो ये क्या करेगा, सिंगल साइडमेंट फुल कैरियर की अगर बात करें तो डायोड डिटेक्टर हमारा सिंगल साइडमेंट फुल कैरियर SSB FC को हमारा रिसीव कर लेगा आसानी से। फिर आते हैं 73 पे, ये तो देख ही लिया था, ये देख लिया। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, ऑल ऑफ द अबव, डू नॉट प्रोवाइड अ कंटिन्यूस सेट ऑफ वैल्यूज, सबको पता है, डिस्क्रीट टाइप के होते हैं, रिप्रेजेंट वैल्यूज एट डिस्क्रीट स्टेप्स और कैन यूटिलाइज डेसिमल ऑफ बाइनरी सिस्टम, तो डिजिटल सिस्टम का हो गया। फिर आते हैं 74 पे, लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC टू DC लोड इम्पिडेंस ऑफ अ डायोड डिटेक्टर। किसकी बात करें, डायोड डिटेक्टर के जो लो रेशियो है AC टू DC लोड इम्पिडेंस का, तो रिजल्ट इन इसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव पीक क्लिपिंग होती है। तो ये याद रखेंगे, नेगेटिव पीक क्लिपिंग होती है, और इसी को हटाने के लिए हमने क्या किया था, FET को यूज़ किया था, ठीक है, ऊपर अभी था, तो याद रखेंगे। तो AC टू DC लोड इम्पिडेंस की अगर बात करें, AC टू DC लोड इम्पिडेंस, तो उसका रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो लो होता है डायोड डिटेक्टर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा नेगेटिव पीक क्लिपिंग हो जाती है। फिर आते हैं 80 पे, द इवेंट विच मार्क द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एज। मॉडर्न कंप्यूटर एज हमारा कब से शुरू हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर से, जब ट्रांजिस्टर डेवलप्ड हुए तभी से हमारा मॉडर्न कंप्यूटर एज डेवलप हुआ, इंपॉर्टेंट है। 75 पे, वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज टू डीमोडुलेट SSB, तो इसमें से किसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं SSB को डीमोडुलेट करने के लिए, तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेक्टर को, डायोड बैलेंस मॉड्यूलेटर को यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट फेज शिफ्ट जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर बैलेंस मॉड्यूलेटर BJT वाला जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते SSB को डीमोडुलेट करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQ 81 वाला। बॉड रेट ट्वाइस द बैंडविथ, ये आ चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी, ठीक है। बॉड रेट जो होता है हमेशा बैंडविथ का दुगना होता है, इज इक्वल टू ट्वाइस द बैंडविथ ऑफ एन आइडियल चैनल। फिर 82 पे आते हैं, द सैनल हार्टले लॉ, तो ये इंपॉर्टेंट है, सैनल हार्टले जो लॉ है तो वो हमारा रिफर्स टू किसको रिफर करता है, नॉइज़ को रिफर करता है, तो ये कहाँ है, इन्फॉर्मेशन थ्योरी के अंदर आता है सैनल हार्टले लॉ। द कोड विच प्रोवाइड्स फॉर पैरिटी चेक्स, पैरिटी चेक्स कौन प्रोवाइड करता है, तो एस्काई हमारा जो है कोडिंग वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद आते हैं 76 पे, फॉल्स स्टेटमेंट की बात कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, नोटिंग दैट नो कैरियर ट्रांसमिटेड विद J3E वी सी दैट एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन इज मोर डिफिकल्ट, तो ये हमारा फॉल्स है, मतलब वो लेस डिफिकल्ट हो जाता है, वो सही होगा। फॉल्स क्या है कि एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन जो है हमारा वो हमारा मोर डिफिकल्ट है, ये गलत है। 77 पे आते हैं, व्हेन अ रिसीवर हैज़ गुड ब्लॉकिंग परफॉर्मेंस दिस मीन्स डैट, अगर किसी रिसीवर के पास अच्छी ब्लॉकिंग परफॉर्मेंस है, इसका क्या मतलब है, इट इज़ अनइफेक्टेड बाई AGC डिराइव फ्रॉम नियर बाई ट्रांसमिशन, तो AGC जो है जो आसपास के ट्रांसमिशन से डिराइव किया गया उससे अनइफेक्टेड होता है अगर उसकी गुड ब्लॉकिंग परफॉर्मेंस है, मतलब कुल मिला के AGC हमारा अच्छी चीज़ नहीं है। AGC क्या है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो 84 पे चलते हैं, ये हो गया 77, ये हो गया 84, तो वेट अ मिनट, अब 84, अब फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग कोड करेक्ट एरर बाय, तो एक फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग कोड की अगर बात करें
ठीक है, फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एरर करेक्टिंग कोड और एरर डिटेक्टिंग कोड ये तो पढ़ा ही है। तो क्या करता है, करेक्ट एरर्स बाई रिक्वायरिंग नो पार्ट ऑफ सिग्नल टू बी रीट्रांसमिटेड। तो अगर कोई भी पार्ट सिग्नल का रीट्रांसमिट नहीं होगा तो ही हम फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर करता है कि कोई भी पार्ट सिग्नल का रीट्रांसमिट नहीं हो रहा हो। फिर आते हैं 85 पे, फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ द, तो अगर बात कर रहे हैं फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन की, रिक्वायर्स 2 पेयर ऑफ केबल, तो 2 पेयर ऑफ केबल होने चाहिए। कैन ट्रांसफर डेटा इन बोथ डायरेक्शन, इसलिए उसका नाम का डुप्लेक्स है। और फुल डुप्लेक्स है मतलब एक ही टाइम पे, रिक्वायर्स मॉडम एट बोथ एंड्स ऑफ द सर्किट, दोनों एंड पे हमारा मॉडम लगे होने चाहिए। तो एट अ टाइम, सिंगल टाइम पे हम अगर दोनों डायरेक्शन में सिग्नल को भेज सकते हैं तो फुल डुप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स क्या हो गया कि हम दोनों डायरेक्शन में सिग्नल को भेज तो सकते हैं बट एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में भेज सकते हैं, वो हाफ डुप्लेक्स हो गया। मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर इन एसएसबी जनरेशन, तो ये पीछे भी पढ़ चुके हैं इसलिए रिपीटेड करके लिखा हुआ। मैकेनिकल फिल्टर को हम एसएसबी जनरेशन में यूज करते हैं। आगे आते हैं RS-232 इंटरफेस, इंटरकनेक्ट्स डेटा सेट्स एंड ट्रांसमिशन सर्किट। तो ये इंपॉर्टेंट है। RS-232 क्या करता है, डेटा सेट्स को और ट्रांसमिशन सर्किट को इंटरकनेक्ट कर देता है। फॉलोइंग इज आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारी। इट इज़ अ नॉन लीनियर प्रोसेस, इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस और इट मैप्स अ लार्जर सेट ऑफ इनपुट। तो क्वांटाइजेशन से रिलेटेड हो गया। स्विचिंग सिस्टम्स आर लिमिटेड टू स्मॉल डेटा नेटवर्क, तो ये याद रखेंगे, जो स्विचिंग सिस्टम होते हैं तो वो स्मॉल डेटा नेटवर्क से हमारा लिमिटेड होते हैं। और आते हैं आगे 93 पे आते हैं। द सिग्नल इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 96 किलोहर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज, एक सिग्नल को उठा के 96 किलोहर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज पे कर दिया। सो द मिनिमम सैंपल फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड इज, अब कितनी मिनिमम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी से, मिनिमम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी या फिर नाइक्वेस्ट रेट की बात करें हमेशा दुगना होता है कि 2 टाइम्स चाहिए कम से कम। तो 100 पे कर दिया तो अब 200 किलोहर्ट्ज हमें चाहिए ही चाहिए मिनिमम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें। क्वांटाइजेशन नॉइज जो होती है वो कहाँ कर होती है, पीसीएम के अंदर अकर होती है। पीसीएम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर, मतलब पीसीएम से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। द डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ अ मॉडम इज मेजर्ड इन, तो किसकी बात कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिशन रेट की। एक मॉडम को किस में मेजर करते हैं, तो बिट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं डेटा ट्रांसमिशन रेट को, एक सेकंड में कितनी बिट्स को हम भेज पा रहे हैं। फिर आते हैं 89 पे, ब्रॉडबैंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वर मेड पॉसिबल बाय द एडवेंट ऑफ, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन किस वजह से पॉसिबल हो पाया, तो रिपीटर एम्पलीफायर जब से यूज़ होने लगे। मतलब कि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने एक रिपीटर लगा दिया, यहाँ पे रिपीटर मतलब पहले सिग्नल यहाँ तक गया, फिर वो वापस से जनरेट होके यहाँ और रिपीट होके, तो जब से हमने इसका यूज़ किया तो लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन तभी से फॉलो हो पाया है। शैनन थ्योरम 95 पे आते हैं। द शैनन्स थ्योरम सेट्स द लिमिट्स ऑन, किस पे लिमिट सेट करता है शैनन थ्योरम जो हमारा है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ चैनल विद अ गिवन नॉइज लेवल, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ हमारे चैनल पे एक लिमिट सेट करता है शैनन थ्योरम। फिर आते हैं 90 पे, फॉलोइंग टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग कांट बी यूज फॉर एनालॉग सिग्नलिंग, तो एनालॉग सिग्नलिंग के लिए हम क्या यूज़ नहीं कर सकते, तो एफडीएम यूज़ कर सकते हैं, सीडीएम यूज़ कर सकते हैं, पर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हम एनालॉग सिग्नलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। 96 पे आते हैं, गिवन अ कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 किलोहर्ट्ज एंड अ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज, द बैंडविड्थ ऑफ द एएम ट्रांसमिशन इज, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारा फाइनल है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है, तो उसका दुगना हमें बैंडविड्थ उसका 2 टाइम्स होगा, तो 10 किलोहर्ट्ज की हमें बैंडविड्थ चाहिए रहेगी। 97 इन अ मॉड्यूलेशन सिस्टम इफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, तो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑल्सो बिकम डबल, तो ऐसा कहाँ पे होता है, तो ऐसा पीएम के अंदर होता है, फेज मॉड्यूलेशन के अंदर होता है। ऊपर एक देखा था कि मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स को डबल किया, करंट भी डबल हो गई पर वोल्टेज सेम है, तो ऐसा कहाँ हुआ था, वो एफएम के अंदर हुआ था। फिर आता है 98, लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर कैन बी कॉज बाई, किसकी वजह से होता है, इंडिकेट अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसका मतलब कि स्टेप इंडेक्स ऑपरेशन की वजह से नहीं होता है, किसकी वजह से होता है वो इंपॉर्टेंट है जानना। तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से हो गया, माइक्रो बेंडिंग हो गया और अटेन्यूएशन इन द ग्लास हो गया, इन 3 वजह से हमारा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लॉसेज होते हैं। 100 पे आते हैं, मॉड्यूलेशन सिस्टम यूज फॉर वीडियो मॉड्यूलेशन, तो पीछे भी पढ़ा था हमने जो टीवी के लिए तो वीएसबी, वीडियो बोले या फिर टीवी बोले, टीवी के अंदर हमारा वीएसबी यूज़ होता है। फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइडेलिटी, ठीक है, अलग तरीके का वर्ड है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है। इन कम्युनिकेशन रिसीवर इज प्रोवाइडेड बाई, तो फाइडेलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑडियो स्टेज हमें प्रोवाइड करता है फाइडेलिटी।